पिछले 3 सेशंस में हमने एक प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि जब भी एस्पिरेंट से कट यहां से शुरू करेंगे। इस सीरीज में हमने एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करी है कि अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या आपसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। उसमें आपको हिचकिचाना नहीं है कि अगर मैं अपनी गलतियां लिख दूंगा तो उससे ये होगा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरे को ऐसे खराब लगेगा, बाकी एस्पिरेंट्स का तो सॉल्व हो रहा है, मेरा सॉल्व नहीं हो रहा। बेसिकली मैं आपको एनकरेज इसलिए करता हूं कि आप अपनी गलतियों को कमेंट्स में मेंशन करें। उससे ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा अपनी गलतियां नीचे लिखोगे, मेरे को ये समझ में आएगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, और फिर मैं उन्हीं मुद्दों पे से और ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आपकी बेहतर प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, जिससे प्रीलिम्स वाले दिन आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अभी आपका जो कंपटीशन है वो दूर है थोड़ा-सा, अभी प्रैक्टिस फेज़ चल रहा है। तो आप अगर खुल के अपनी प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस, गलतियों के बारे में मेरे को बताओगे, तो दैट वुड हेल्प मी टू फ्रेम क्वेश्चंस बेटर। ऑल्सो आप में से जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, उसमें से अप्रॉक्सिमेटली 70% लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपको सीसैट की पूरी सीरीज़ तो मिल ही रही है डेली प्रैक्टिस की, साथ में पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स के ऊपर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ। तो ये सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये सिलोगिज्म्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे को 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। बता रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है? ऑल ट्राइंगल्स आर स्क्वायर्स, नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल्स आर कोन्स। पॉज करके इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। बना लिया डायग्राम? चलिए। ऑल ट्राइंगल्स आर स्क्वायर। सपोज करिए ये एक डायग्राम है जो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि वो जो गोले डब्बे ऐसे बनाने होते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आइटम्स। तो ये वाला वेन डायग्राम मैंने बनाया रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स आर स्क्वायर्स, मतलब कि ये हो गया स्क्वायर कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सब स्क्वायर्स हैं। अब देखिए, जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सब के सब ये स्क्वायर वाले वेन डायग्राम के अंदर दिखाए हैं मैंने। कोई भी ट्रायंगल स्क्वायर वाले वेन डायग्राम के बाहर नहीं दिखाया। मतलब कि यहां से हमें समझ आता है कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब के सब वो स्क्वायर हैं। पहला स्टेटमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड, नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जो रेक्टेंगल हो। मतलब कि स्क्वायर की दुनिया अलग है और रेक्टेंगल की दुनिया अलग है। एक भी रेक्टेंगल ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर के साथ कोई ओवरलैप हो। मतलब कि अगर मैं रेक्टेंगल को इस तरीके से बनाता तो ये गलत होता डायग्राम, क्योंकि यहां पे इस एरिया में कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे आ रहे हैं जो स्क्वायर्स हैं। अब देखिए यहां पे ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो स्क्वायर हैं, लेकिन उसने हमारे को स्टेटमेंट दी है कि एक भी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। मतलब कि ये वाला डायग्राम जो है वो सही है। ट्रायंगल, स्क्वायर और ये हो गई रेक्टेंगल की दुनिया, रेक्टेंगल का वेन डायग्राम। पहले 2 स्टेटमेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। तीसरा स्टेटमेंट, सम रेक्टेंगल्स आर कोन्स। कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं वो कोन है। मतलब कि कोन करके एक दुनिया है, कोन करके एक वेन डायग्राम है जिसका रेक्टेंगल के साथ एक ओवरलैप है। अब देखिए ये ऐसे भी पॉसिबल है, यहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जब भी सैलॉगिज्म्स का क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखनी है कि एक बारी तो कोन ऐसे बन सकता है, या एक कोन ऐसे बन सकता है कि सम रेक्टेंगल्स आर कोन्स, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज में डायग्राम बन सकता है। ये भी कोन हो सकता है, ये भी कोन हो सकता है। मतलब कि अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी मानते हैं कि कुछ रेक्टेंगल्स जो है कोन है, यहां पे भी कुछ रेक्टेंगल्स जो है कोन है, इधर भी कुछ रेक्टेंगल्स जो है कोन है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी वो है जहां पे कुछ स्क्वायर्स भी कोन होंगे। नीचे वाली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जहां पे कुछ रेक्टेंगल्स कोन है, कुछ स्क्वायर कोन है और कुछ ट्रायंगल्स भी कोन है।
क्वेश्चन में हमारे को कहीं नहीं दिया हुआ कि ट्राइंगल जो है वो कोन नहीं हो सकते या स्क्वायर जो है वो कोन नहीं हो सकते, इसलिए हमारे को ये सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम्स बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्क्वायर या फिर ट्राइंगल जो है वो कोन नहीं हो सकते, इसलिए हमारे को ये सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा। अब देखते हैं कंक्लूजन। नो ट्राइंगल इज अ रेक्टेंगल, ये बात तो देखो 100% सच है कि ट्राइंगल ये रहा, ट्राइंगल का वेन डायग्राम ये रहा, रेक्टेंगल का वेन डायग्राम ये रहा, और दोनों के वेन डायग्राम बहुत दूर हैं, इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही दिखती है कि एक भी ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, एक भी ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं है। दूसरी बात, सम कोन्स बीइंग ट्राइंगल्स इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबल केस ऐसा बन सकता है कि कुछ कोन्स जो हैं वो ट्राइंगल हो। हमने ये जो नीचे वाला केस बनाया, यहां पे आप देखिए कुछ कोन्स जो हैं ट्राइंगल हैं, एक पॉसिबल केस ऐसा बनता है। एक पॉसिबल केस ऐसा भी बनता है कि एक भी ट्राइंगल कोन ना हो, एक पॉसिबल केस ऐसा बनता है कि कुछ स्क्वायर्स कोन हो, एक पॉसिबल केस ऐसा बनता है कि कुछ ट्राइंगल और स्क्वायर्स कोन हो और रेक्टेंगल्स भी कोन हो। तो हमारे को दिखता है कि दोनों ही कंक्लूजन्स जो हैं वो ट्रू हैं कि कोई भी ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं है, करेक्ट। कुछ कोन्स शायद ट्राइंगल हो सकते हैं, वो कह रहा है पॉसिबिलिटी है। उसने यहां पे डेफिनेटली या फिर सर्टेनली यूज नहीं करा, उसने ये नहीं बोला कि 100% कुछ ट्राइंगल जो है वो कोन होंगे, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी में ट्राइंगल्स कोन नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि यहां पे वर्ड दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, ऐसी जो है पॉसिबिलिटी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ट्राइंगल्स कोन हो सकते हैं। अगर यहां पे पॉसिबिलिटी की जगह लिखा होता है डेफिनेटली, कि डेफिनेटली सम कोन्स आर ट्राइंगल, तो वो स्टेटमेंट गलत होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस बनता है ये वाला जहां पर एक भी ट्राइंगल कोन नहीं है। या फिर यहां पे अगर सर्टेनली लिखा होता कि सर्टेनली कुछ ट्राइंगल जो कोन है, तो भी ये स्टेटमेंट गलत होती, क्योंकि ये वाला केस हमारे पास है या फिर ये वाला केस हमारे पास है जहां पे कुछ कोन्स जो है वो ट्राइंगल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है और डेफिनेटली सर्टेनली नहीं लिखा हुआ, इसलिए आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और मेरे को कमेंट में बताएंगे कि क्या मेरे को इसका फिफ्थ पार्ट लाना चाहिए या नहीं। कमेंट में एक बार जल्दी से बताएंगे, सो दैट मेरे को हेल्प होगी एनालाइज करने में कि क्या आपको रियल सेंस में सीरीज से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, उसने हमारे को फैमिली रिलेशंस की 7 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और वो कह रहा है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स हमारे को चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि सबसे यंगेस्ट व्यक्ति कौन है। कह रहा है सातों की सातों स्टेटमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करो और बताओ कि कितनी स्टेटमेंट्स में से आप ये बता सकते हो कि यंगेस्ट कौन है। तो एक एक करके देखते हैं। P इज ओल्डर देन Q, P जो Q से बड़ा है। हमारे को दिख रहा है P का एक और रिलेशन दिया हुआ है, W इज ओल्डर देन P, W जो है वो P से बड़ा है, ठीक है। हमारे को डब्ल्यू पी और क्यू का एक और रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज आर इज यंगर देन क्यू, आर जो है वो क्यू से छोटा है। यूजुअली क्या होता है, आप ये कहोगे कि ये मैंने अलग अलग ऑर्डर में स्टेटमेंट्स क्यों लिए हैं। इसका आसान तरीका ये होता है कि पहले मैंने वो वेरिएबल्स ले ली जो पहली स्टेटमेंट में दिए हुए हैं कि पी इज ओल्डर देन क्यू, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं अभी के लिए सिर्फ वो स्टेटमेंट्स कंसिडर करूंगा जिसमें पी और क्यू इन्वॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि आप देखो डब्ल्यू इज ओल्डर देन पी, तो मेरे को एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। आर इज यंगर देन क्यू, मेरे को एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। तो ऐसे प्रकार के डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मेरे को जो है उन्हीं वेरिएबल्स को कंसिडर करना है जो सबसे पहले दिए हुए थे। अब आर का रिलेशन आ गया, हमारे को क्या दिया हुआ है, आर इज ओल्डर देन एक्स, आर जो है वो एक्स से बड़ा है। और एक और दिया हुआ है कि आर और एस जो है वो सेम एज के हैं, ठीक है। एक्स इज ओल्डर देन वी, एक्स जो है वो वी से बड़ा है, वी इज यंगर देन एस, वी इज यंगर देन एस। हमारे को एक स्टेटमेंट दी हुई है, वी जो है वो एस से छोटा है। वो कह रहा है यहां पे ऐसी कितनी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनको यूज करके हम यंगेस्ट पर्सन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 3, ओनली 4, ओनली 6 या ऑल 7 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप ये समझिए कि एक बार इस एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे को जितने भी वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर एस,
वी डब्ल्यू एक्स, सबकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। पी इज ओल्डर देन क्यू, हाँ ये हमारे को चाहिए वरना इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। डब्ल्यू इज ओल्डर देन पी, डब्ल्यू के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमारे को चाहिए होगी, क्यों? अगर ये स्टेटमेंट नहीं होगी तो हम डब्ल्यू का पता नहीं लगा पाएंगे वो कहां पे है। ठीक है, इसके अलावा हमारे को दिया हुआ है कि आर इज यंगर देन क्यू, आर जो है वो क्यू से छोटा है, और एस बराबर एज के हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट भी चाहिए होंगे, तभी पता चलेगा आर और क्यू का क्या रिलेशन है और आर और एस का क्या रिलेशन है। ठीक है, आर इज ओल्डर देन एक्स। अब मेरे को यहां से ये समझ आता है कि अगर आर जो है वो एक्स से बड़ा है तो एस जो होगा वो भी एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों की एज हमारे को सेम दी हुई है, आर और एस की एज सेम दी हुई है, और हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्स इज ओल्डर देन वी, एक्स जो है वो वी से बड़ा है। हाँ, तो हमारे को यहाँ पे पता लगाना है कि सबसे यंगेस्ट कौन है। हमारे को समझ आ गया कि सबसे यंगेस्ट यहाँ पे वी है, और हमारे को ऐसा 6 स्टेटमेंट्स में समझ आ गया। 6 स्टेटमेंट्स यूज करके हमने बता दिया कि वी जो है सबसे यंगेस्ट है। आप ये वाली स्टेटमेंट देखो, वी इज यंगर देन एस, इसका कोई रेलेवेंस बचता ही नहीं है। क्यों? कि अगर वी इज यंगर देन एस, अगर वी जो है वो एक्स से छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है वी एस से भी छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि एक्स जो है वो आर से छोटा है। क्या दिया हुआ है? आर इज ओल्डर देन एक्स, एक्स जो है वो आर से छोटा है और वी एक्स से छोटा है, तो लॉजिकली ऑटोमेटिकली वी जो होगा वो एस से भी छोटा होगा। तो इस वाले स्टेटमेंट की मेरे को जरूरत नहीं है, तो बचे हुए 6 स्टेटमेंट मेरे को जरूरी हैं। अगर आप उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट हटा दोगे तो मेरा क्वेश्चन फुलफिल नहीं होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये स्टेटमेंट हटा दूं पी इज ओल्डर देन क्यू, तो मेरे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि पी जो है वो कहां पे आएगा। हो सकता है पी यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, मेरे को नहीं पता चलेगा। तो ये स्टेटमेंट एसेंशियल है। आर एंड एस आर ऑफ द सेम एज, अगर मेरे को ये नहीं पता चलेगा तो मेरे को फिर आर और एस का रिलेशन नहीं पता चलेगा कि एस कहां पे लिखना है। वी इज यंगर देन एस, ये मैं हटा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को वी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वी सबसे आखिरी में है। अगर ये वाली लाइन मिसिंग होगी, डब्ल्यू इज ओल्डर देन पी, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि डब्ल्यू कहां पे आएगा। आर इज यंगर देन क्यू, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये रिलेशन हमारे को नहीं पता कि आर यहां पे आएगा, ऐसे भी हो सकता है आर इज इक्वल टू एस आगे हो। आर जो है वो क्यू के बाद आएगा, वो इस वाली स्टेटमेंट से पता चल रहा है। आर जो एक्स से बड़ा है, ठीक है, एक्स जो है वो वी से बड़ा है। अगर इनमें से मैं कोई भी स्टेटमेंट हटा दूं तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा एक्सेप्ट थर्ड स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ओनली 6। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। उसने हमारे को एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ टू जी। एफ और जी का आपस में क्या रिलेशन है। हमारे को 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। Statement 1, 2 and 3 are sufficient to answer the question. Statement 2, 3, 4 and 5 are sufficient to answer the question. All 5 statements are sufficient to answer the question, या फिर none of the above। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या किया कीजिए कि आप स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ऑप्शंस के थ्रू चलिए। कि सपोज अगर ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, हम पहले यही करके देख लेते हैं। एच एंड आई आर सिबलिंग्स, हमारे को नहीं पता एच मेल है फीमेल है, आई मेल है फीमेल है, नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये भाई भाई बहन बहन या भाई बहन है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, जे इज द मदर ऑफ आई। जे मदर है तो मैं सर्कल में उन्हें डाल देता हूं कि मदर है, फीमेल है। जी इज द डॉटर ऑफ जे, जी जो है वो जे की डॉटर है। एच और आई जो थे वो जे के बच्चे थे और जी भी जे का ही बच्चा है, तो ये सारे आपस में भाई बहन हो गए। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ एंड जी। अगर मैं पहली 3 स्टेटमेंट्स देखता हूं तो मेरे पास तो यहां पे एफ आया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है कि एफ कहां पे आएगा। तो क्लियरली पहला ऑप्शन तो गलत है कि सिर्फ 3 स्टेटमेंट से 1, 2 और 3 से मैं नहीं बता सकता कि एफ और जी का रिलेशन क्या है, तो अपना पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बार आते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 2, 3, 4 और 5 से आप बता सकते हो कि आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, एफ और जी का रिलेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कंसिडर नहीं करनी क्योंकि उसने बोला 2, 3, 4 और 5। सेकंड स्टेटमेंट है जे इज द मदर ऑफ आई, आई की मदर है जे, ठीक है। जी इज द डॉटर ऑफ जे, जे की एक डॉटर है जी, मतलब कि जी और आई बहन बहन या भाई बहन हो गए। के एंड एच आर मैरिड, के और एच की शादी हुई हुई है। मेरे को नहीं पता इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है, और मेरे को यह भी नहीं पता अभी कि जे का के और एच से क्या रिलेशन है,
जी का के और एच से क्या रिलेशन है, आई का के और एच से क्या रिलेशन है, क्यों, क्योंकि मेरे को एच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। और एफ इज द सिस्टर ऑफ एच, एफ जो है वो एच की सिस्टर है। अब मेरे को नहीं पता कि एफ और जी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि के एच और एफ का जे आई और जी के साथ क्या रिलेशन है मैं नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहा हूं। उसके लिए पहले वाला स्टेटमेंट जो था वो बहुत ज्यादा एसेंशियल था कि एच एंड आई आर सिबलिंग्स, क्योंकि उसने सेकंड ऑप्शन में दिया स्टेटमेंट 2, 3, 4 एंड 5 आर सफिशिएंट, मेरे को क्लियरली दिख रहा है दे आर नॉट सफिशिएंट, मैं इनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देख लेते हैं। एच एंड आई आर सिबलिंग्स, ठीक है, एच और आई भाई बहन है। जे इज द मदर ऑफ आई, जे जो है वो आई की मदर है। जी इज द डॉटर ऑफ जे, जी जो है वो जे की डॉटर है, मतलब एच और आई की बहन हो गई। के एंड एच आर मैरिड, हमें नहीं पता के और एच में कौन मेल है कौन फीमेल है। एफ इज द सिस्टर ऑफ एच, एफ जो है वो एच की सिस्टर है, मतलब कि जी और आई की भी सिस्टर हो जाएगी। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ टू जी, मेरे को दिख रहा है एफ और जी आपस में सिस्टर्स हैं। हाँ, इन पांचों स्टेटमेंट्स का यूज करके मैं ये तो बता पा रहा हूं कि एफ और जी का रिलेशन क्या है। वो कह रहा है ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ये फोर्थ स्टेटमेंट ना हो तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं कि जो के और एच है, कि के एंड एच आर मैरिड, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ना हो तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। मतलब कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 5, ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन भी हो सकता है। तो उसके चलते अपना आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव, कि इन तीनों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम सफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक्चुअल में स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4, 5 सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। कि के और एच का क्या रिलेशन है उससे इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं हटा भी दूं कि के और एच मैरिड है। तो एक्चुअल में यहां पे आंसर होगा डी, कि हमारा सिर्फ 4 स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, पांचों की हमारे को जरूरत ही नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट में बताएंगे कहां का गलती हुई और वीक एरियाज क्या है, जिससे कि अगले लेक्चर में उनके ऊपर और ज्यादा काम किया जा सके। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।